आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि संरचना के आधार पर हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों को किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल यानी कोशिका क्या है। 3-4 चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो इस चैप्टर में पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले तो सेल, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हम कोई घर बनाते हैं तो एक एक ईंट लगा करके घर को बनाते हैं। उस घर में अगर देखा जाए तो ईंट ही आधारभूत ऐसी चीज़ है कि ईंट को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख करके हम पूरे घर का निर्माण करते हैं। तो उस घर की अगर छोटी सी इकाई की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, तो हमारा ईंट होगी। तो इसी प्रकार से जो हमारा शरीर बना हुआ है, हमारी बॉडी बनी हुई है, ये बॉडी छोटे छोटे ऐसी चीज़ से बनी हुई है जिसको हम सेल या कोशिका कहते हैं। इसको एक तरह से हम और भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु के निर्माण में कई चीज़ें लगी हैं, तो उनमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो उसकी यूनिट मानी जा सकती है। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में हमें पता चला कि जो सबसे बेसिक यूनिट है बॉडी की वो क्या है? सेल है। और सेल के बाद एक शब्द आता है जिसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग ऊतक बोलते हैं। तो अगर हम ऊतक की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो सेल हैं वो मिल करके अगर एक ही प्रकार का काम करने लगे तो वो जो संरचना बनेगी उसको हम टिश्यू बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। तो बहुत सारी सेल्स या कोशिकाएं मिलकर जब एक ही प्रकार के कार्य को अंजाम देती हैं तो उन कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ द सेल को हम लोग टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। अब अगला शब्द आ जाता है आर्गन। आर्गन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। अंग। तो अंग क्या होता है? तो जैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके जब एक ही प्रकार का काम करने लगती हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे टिश्यू मिल करके जब एक ही प्रकार का काम करने लगते हैं तो उसको हम आर्गन बोलते हैं या अंग बोलते हैं। तो ये 2-3 बातें हमें क्लियर हो गई कि सबसे छोटी इकाई जो हमारे शरीर की है वो ऊतक है, सेल है, कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब एक ही प्रकार का काम करने लगती हैं तो उसको हम ऊतक बोलते हैं। और बहुत सारे ऊतक या टिश्यू मिलकर के जब एक ही प्रकार का काम करने लगते हैं तो उसको हम अंग बोलते हैं या आर्गन बोलते हैं। और बहुत सारे आर्गन मिल करके जो ढांचा तैयार करते हैं उसे अंग तंत्र, आर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर हो गया, तो शरीर हमारा एक एनिमल हो गया और इसमें जैसे हाथ हमारा हो गया, पैर हो गया, ये एक तरह से हमारे अंग हो गए और पूरा शरीर हमारा आर्गन सिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से ये बातें जब क्लियर हो गई तो अब हम आगे पढ़ाई कर पाएंगे। अब देखिए, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं
और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। कह रहा है आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकी यानी यूनिसेल्यूलर व बहुकोशिकी यानी मल्टीसेल्यूलर जीवों का अध्ययन किया है। जाहिर सी बात है कि कोशिका एक ही होगी तो उसे यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर की बजाय एसेल्यूलर यानी एक कोशिकी की बजाय अकोशिकी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक कोशिका अगर शरीर से बाहर निकाल दी जाए तो वो जीवित नहीं रहेगी, और अगर कोई जीव जीवित है और उसमें एक ही कोशिका है तो उसको हम कोशिका नहीं कह सकते, तो इसलिए उसको हम अकोशिकीय जीव या एसेल्यूलर एनिमल बोलते हैं। थोड़ा सुधार करिए, मजा आएगा। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का हमने पीछे चैप्टर में स्टडी किया। कह रहा है एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास जो व्यवस्था होगी उसी से काम चलाएगा। अगर हमारे पास एक ही कमरा है तो हम एक ही कमरे में अपना उसी में किचन भी बना लेंगे, उसी में बाथरूम भी बना लेंगे, उसी में बेडरूम भी बना लेंगे। तो जिसके पास एक ही कोशिका है तो जाहिर सी बात है वो एक कोशिका से ही पूरे जीवन के सारी क्रियाओं का निर्वहन करेगा। तो एक ही कोशिका में उसका पाचन यानी डाइजेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, जनन यानी रिप्रोडक्शन, सारा सब कुछ संपन्न हो जाता है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपर्युक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। अब जाहिर से बात है कि जिसके पास ज़्यादा व्यवस्था है तो वो शरीर की अलग अलग कोशिकाएं इकट्ठा होकर के अलग अलग समूह में इकट्ठा होकर के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए व्यवस्थित हो जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। तो ध्यान दीजिए, जो हाइड्रा है, हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जाहिर सी बात है, साफ साफ स्पष्ट रूप में वो बता रहा है हमको कि उसका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, यानी इसका शरीर सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोशिका रूपी संरचना होती है शरीर की। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। बहुकोशिकीय प्राणियों में यानी मल्टी सेल्यूलर प्राणियों में या एनिमल में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। हमने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में अभी ऊपर बताया है कि बहुत सारी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए कि सीधी सीधी मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करता है उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। अब अंतर कोशिकीय यानी इंट्रासेल्यूलर, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे, कभी कभी थोड़ा सा छोटी छोटी बातों का मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ इंटरसेल्यूलर लिखा है, अंतर कोशिकीय। अंतर कोशिकीय मतलब इंटरसेल्यूलर। ध्यान दीजिए, इंटर और इंट्रा में बहुत बड़ा अंतर है, अंग्रेजी में अलग अलग लिखा हुआ है। बात को समझ लीजिए तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोग हमेशा गलती करते रहेंगे। देखिए इंटर शब्द, जैसे हमारा एक घर का कमरा है और यहाँ पे दरवाज़ा लगा है, ये बाहर का माहौल है, ये बाहर हैं हम, ये कमरा है। तो कमरा में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं इंटर कर गए। तो अब इंटर सेल्यूलर का अर्थ हमारी भाषा में समझिएगा, जीवन में कभी भूलेगा नहीं। तो इंटर का मतलब एक तरफ दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ है। कमरा का वातावरण अलग है
बाहर का वातावरण अलग है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका के अंदर और बाहर की बात जब होगी मिश्रित रूप में, तो इसे इंटरसेल्यूलर बोलेंगे, अंतरकोशिकीय, और अंतराकोशिकीय इंट्रासेल्यूलर। इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक कमरा है, कमरे में ही दो चीजें हैं, अब इन दो चीजों के क्रिया की बात करेंगे, तो चूंकि कमरे में ही है, एक ही प्रकार का वातावरण है, तो अब इन दो चीजों की बात करेंगे तो हम इसे इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर, अंतराकोशिकीय। ध्यान दीजिए, हमारी बात को समझने का प्रयास करिए। हिंदी और इंग्लिश की बुक में बहुत अलग अलग लिखा गया है। देखिए, कहीं कहीं इंटर को अंतरा लिखा है, अंतराकोशिकीय, यहाँ पर इंटर सेल्यूलर को अंतरकोशिकीय लिखा है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ अंतरकोशिकीय को इंट्रासेल्यूलर लिखा था अंग्रेजी में। तो ध्यान दीजिए, हिंदी वाली भाषा को अब मत समझिए जो हम इंग्लिश में बता रहे हैं। इंटर का मतलब है दो वातावरण अलग प्रकार के रहेंगे, कमरा अलग रहेगा और बाहर वातावरण अलग रहेगा। तो हम कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर की जब बात करेंगे, इस बीच के वातावरण के अंदर और बाहर के, तो इंटरसेल्यूलर कहेंगे। अब चाहे इसको अंतरकोशिकीय कहें या अंतराकोशिकीय, हिंदी में अलग अलग लिखा है, हम ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे। इंट्रा का मतलब एक ही प्रकार का वातावरण, चाहे कोशिका के बाहर रहे तो दोनों बाहर की ही बात करेंगे दोनों पदार्थों के लिए, और अगर कोशिका के अंदर रहेंगे तो अंदर की ही बात करेंगे दोनों पदार्थों के लिए। अब देखिए केमिस्ट्री में आ जाइए। केमिस्ट्री में अब जैसे मान लीजिए पानी है, ये पानी, और पानी का एक अणुए है और पानी का एक अणुए है। अगर दो पानी के अणुओं के बीच, तो इस प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ये फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो HOH दो पानी के अणु हैं। अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अगर बांड बना ले, या यूं कहें ये हाइड्रोजन मिल के बांड बना ले, मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच बांड बने, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेल्यूलर। जैसे यहाँ इंटरसेल्यूलर है, यहाँ पे हमारी बायोलॉजी में, तो केमिस्ट्री में अब ये सेल्यूलर की जगह मालिक्यूल है, दो अणु, तो इंटर मालिक्यूलर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इंटर मालिक्यूलर। अब अगर मान लीजिए ये हमारे पास फिनाल है, इसको फिनाल बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए COOH ग्रुप है, OH ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बांड बना ले, तो एक ही अणु के बात हो रही है, तो इसको इंट्रासेल्यूलर, इंट्रामालिक्यूलर बोलेंगे। यहाँ पर इंट्रामालिक्यूलर, केमिस्ट्री की इंट्रामालिक्यूलर, ये बहुत गंभीरता से समझिए कि नहीं आप गलती करेंगे। तो दो अलग अणु हैं तो इंटर मालिक्यूलर, और एक ही अणु में दो एलिमेंट अगर आपस में बांड बना रहे हैं तो इंट्रामालिक्यूलर। इसी प्रकार से अगर एक ही कोशिका के अंदर की बात है, जैसे एक ही अणु है, एक ही कोशिका के अंदर की हम बात करें और उसमें गणना करें, तो इसको हम इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर। और अगर दो कोशिकाएं हो जाएं या कोशिका के अंदर और बाहर की बात हो, तो दोनों अलग हो गए वातावरण, तो इसको इंटरसेल्यूलर बोलेंगे। ध्यान दीजिए, तो ये अंतरकोशिकीय लिखा है, इसको अंग्रेजी में इंटरसेल्यूलर कह रहा है, इंटरसेल्यूलर। देखिए इंटरसेल्यूलर, जबकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो अंतर आणविक को इंट्रामालिक्यूलर कह रहा था। अंतर था, वहाँ भी यहाँ भी अंतर है, जबकि यहाँ
इंटर कह रहा है, वहाँ इंट्रा कह रहा था। इसलिए आपको ध्यान दिला रहे हैं कि अंग्रेजी की बात को हम ज़्यादा महत्व देंगे। तो टिश्यू की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। तो हमारा जो जितने भी संसार में हमारे जीव पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, उनका शरीर केवल 4 प्रकार के बेसिक टिश्यू का बना, आधारभूत का मतलब मूलभूत, बेसिक ऊतकों का यानी टिश्यू का बना होता है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरोध से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। हमने आपको बताया कि जब बहुत सारे ऊतक एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? आर्गन बोलते हैं। और आर्गन जैसे हमारा आमाशय यानी स्टमक हो गया, फुफ्फुस यानी लंग हो गया, फेफड़ा, हृदय यानी हार्ट हो गया, वृक्क यानी किडनी हो गया। ये सब क्या हो गए? ये हमारे अंग हो गए। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रियाओं से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अब ये जो अंग हैं, जब ये मिल करके आपस में किसी निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो जो संरचना तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंग तंत्र, या अंग्रेजी में ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमने हाथ को ऑर्गन सिस्टम बताया था तो वो समझाने की बात थी। वैसे तंत्र ये हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा कोशिका क्या है, ऊतक यानी टिश्यू क्या है, अंग यानी आर्गन क्या है, अंग तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम क्या है, और टिश्यू सिस्टम के बाद टिश्यू सिस्टम एक बॉडी का निर्माण करता है या शरीर का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाता आर्गन एंड आर्गन सिस्टम यानी अंग और अंग तंत्र। तो पीछे हमने पढ़ा, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में यानी विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की संरचना करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव में तो कोशिका एक ही है, तो उसकी बात ही करना बेकार है, क्योंकि जब एक ही कोशिका है तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं। जब एक ही प्रकार का कार्य संपन्न करती हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि कोशिका तो एक ही है। तो हम अब यहाँ पर केवल मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे। तो कह रहा है बहुकोशिकीय प्राणियों में जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की संरचना करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया है कि बहुत सारे एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, और बहुत सारे एक ही प्रकार के कार्य करने वाले ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं जो एक ही प्रकार के कार्य को अंजाम देते हों। तो इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। किसी काम को अच्छे से करना है तो जाहिर सी बात है कि हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। तो बॉडी में भी सिस्टमेटिक ढंग से सेल, टिश्यू, आर्गन सिस्टम अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रूप से हमारी बॉडी
चल रही है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। जाहिर सी बात है कि एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतक जब एक ही प्रकार का काम करने लगते हैं तो उसे हम अंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होगा। उदाहरणार्थ हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए कि हमारा जो हार्ट है इसमें 4 प्रकार के जो टिश्यू पाए जाते हैं, उन 4 प्रकारों में सारे प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको उपकला यानी एपिथेलियम, संयोजी यानी कनेक्टिव, पेशी यानी मस्कुलर तथा तंत्रीय ऊतक यानी नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। ये सब पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हिंदी में हम लोगों को समझने में मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 टाइप टिश्यू पाए जाते हैं हार्ट में। एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक, कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक, मस्कुलर यानी पेशी ऊतक, न्यूरल यानी तंत्रिका तंत्रीय ऊतक। तो 4 प्रकार के ऊतक जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सारे जीवों में केवल 4 प्रकार के ही ऊतक हैं जो पाए जाते हैं। तो उन 4 प्रकारों में जो हमारा हृदय है उसमें सारे ऊतक पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकसित प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इंद्रिय गोचर का मतलब हमारी इंद्रियों को पता चले। इसको इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है कि वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिसर्नेबल ट्रेंड्स। डिसर्नेबल ट्रेंड्स का मतलब इंद्रिय गोचर मतलब हम अपनी ज्ञान से जितना समझ सकते हैं वो कहने का मतलब है। तो अब देखिए इसके बारे में विस्तृत कक्षा 12 में पढ़ेंगे, तो अब उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे कह रहा है कि इस अध्याय में आपको मेढक की शारीर यानी एनाटॉमी, शारीर का मतलब उसकी बॉडी की संरचना का अध्ययन, और आकारिकी यानी मार्फोलॉजी यानी उसके बॉडी के आकार के विषय में के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो अब आगे फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी की चर्चा की जा रही है। आकारिकी यानी मार्फोलॉजी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। ध्यान दीजिए, आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? बाहरी संरचना। और एनाटॉमी यानी शारीरिकी या शरीर का मतलब है आंतरिक संरचना। तो शरीर के भीतर की संरचना का अध्ययन हम एनाटॉमी यानी शरीर में करते हैं, और शरीर के बाहर की संरचना का अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी में करते हैं। ये पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। ध्यान दीजिए, जो पौधे हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब यही है कि शरीर के बाहर की संरचना का अध्ययन करना। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। अगर सूक्ष्म जीव ना हो करके अगर प्राणी है, बड़ा शरीर है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके बाहरी जो अंग हैं उनके बनावट या शरीर के बाह्य अंगों का अध्ययन, ये मतलब हो जाएगा। प्राणियों में शरीर का पारस्परिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। तो शरीर यानी एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना से है, के अध्ययन से है। अब आप मेढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो कशेरुकी का प्रतिनिधित्व करता है। कशेरुकी का मतलब वर्टिब्री पाई जाती है जिसमें, यानी जो वर्टिब्रेट है। तो यहाँ पर देखिए, कशेरुकी का मतलब वर्टिब्रेट होता है। अब कशेरुका कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिए, आपने अगर कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम देखा होगा मनुष्य का,
तो उसमें जो रीढ़ है हमारी, रीढ़, उसमें ऐसे छोटी छोटी इस तरह की हड्डियां रहती हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे नुकीले वो निकले रहते हैं। एक हड्डी को वर्टिब्री बोलते हैं। तो जिनमें भी ये पाई जाती हैं, तो जो हमने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया है, तो जिनमें भी ये पाई जाएंगी कशेरुका यानी वर्टिब्री, तो उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो मेढक में चूंकि पाई जाती हैं, इसे इसीलिए कशेरुकी प्राणी या वर्टिब्रेट कहते हैं। अंग्रेजी में कशेरुकी का मतलब वर्टिब्रेट्स है। अब आगे फ्रॉक्स यानी मेढक के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि मेढक वो प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा मेढक है ये आपको पानी में भी मिलेगा और धरती यानी सूखी मिट्टी पे भी मिलेगा। यानी ये पानी में भी रह सकता है और सूखी जगह पे भी रह सकता है। तो जब दो प्रकार की बातें एक साथ जुड़ती हैं तो उस वर्ड को हम उभय बोलते हैं। उभय यानी दो प्रकार का वातावरण आ गया, और अंग्रेजी में उसे एम्फी बोलते हैं। तो इसीलिए मेढक को उभयचर यानी दो प्रकार के वातावरण में रहता है, पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी सूखी मिट्टी में भी रह सकता है। तो इसे उभयचर हिंदी में, अंग्रेजी में एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। कशेरुकी संघ यानी वर्टिब्री चूंकि पाई जाती है, कशेरुका पाया जाता है, तो कशेरुकी के अंदर एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। तो ध्यान दीजिए इसको क्या, देखिए फाइलम कार्डेटा होगा, फाइलम कार्डेटा यानी कशेरुकी के अंतर्गत कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा का मतलब जिसमें नोटोकार्ड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्री पाई जाने वाले को वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए हिंदी अंग्रेजी में यही कंफ्यूजन आ जाता है। तो कार्डेटा के अंतर्गत इसको रखा गया है, संघ कार्डेटा में, और क्लास यानी वर्ग एम्फीबिया के अंतर्गत इसको रखा गया है। इस बात को ध्यान देना। अब देखिए कह रहा है भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति कौन सी है? राना टिग्रीना। तो भारत में जो मेढक पाया जाता है इसकी सामान्य स्पीसीज कौन सी है? राना टिग्रीना है। तो ध्यान देना भारत में राना टिग्रीना मेढक की जाति है जो पाई जाती है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, ध्यान दीजिए इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर का ताप नियत नहीं होता उन्हें असमतापी या अनियत तापी बोलते हैं। और अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इन्हें कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मी बोलते हैं। समतापी को होम्योथर्मी और असमतापी को पोइकिलोथर्मी बोलते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अंडरलाइन कर लिया, तो इनको आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखे कह रहा है मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घाट तथा नम जमीन में होते हैं। तो मेढक को देखिए कभी हरा हो जाता है, कभी हल्का पीला हो जाता है, मतलब अपना रंग बदल लेता है। क्या है आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए ऐसा इसलिए होता है कि वो जैसा वातावरण देखता है, जैसे पत्तियां हरी हैं तो वहाँ हरा कलर अपना शरीर को कर लेता है ताकि उसका दुश्मन जो उसको खा सकता है, उसको मार सकता है, उसको पत्तियों और उसमें अंतर न कर पाए यानी पहचान न पाए। तो देखिए कह रहा है कि उनमें अपने शत्रुओं से छुपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है जिसे छद्मावरण कहा जाता है।
ध्यान दीजिए। तो इनमें अपने शत्रुओं से बचने के लिए रंग परिवर्तन करने की क्षमता होती है, जिसे छद्म आवरण कहते हैं, यानी आभासी आवरण कहते हैं। जैसे कोई अगर बाबा नहीं है, डकैत बदमाश या कुछ है, और पीताम्बर धारण करके वो बाबा का भेष बना ले, तो उसे हम बाबा देखने में तो लगेगा लेकिन होगा नहीं। तो इसी प्रकार इसका जो आप वातावरण है, ऊपर का ढकाव है, रंग बदलने से बदल तो जाता है, लेकिन मेढक का जो वर्तमान है वो नहीं है, इसलिए छद्म आवरण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कामोफ्लेज, कामोफ्लेज कहते हैं। और ये इसके शत्रुओं से रक्षा करता है। तो ये वर्ड आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। दिस प्रोटेक्टिव कॉलोरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। जैसे कहते नहीं है कि कोई किसी अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल लेता है तो कहते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ की मिमिक्री कर रहा है, यानी हकीकत में अमिताभ बच्चन नहीं है, केवल आवाज़ है उनकी निकाल रहा है। तो उसी प्रकार जैसे हकीकत में बाबा नहीं है, बाबा के कपड़े पहने हैं, तो उसे सीडो बाबा या छद्म बाबा बोलते हैं। इन संरचनात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण हिंदी में और अंग्रेजी में मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। मेढक गर्मी बहुत पड़े तो नहीं दिखेगा, ठंडी बहुत पड़े तो नहीं दिखेगा, क्योंकि गर्मी जब बहुत भयंकर पड़ती है तो पृथ्वी के अंदर गर्म वातावरण की तुलना में ज़्यादा ठंडक रहती है, तो पृथ्वी के अंदर मिट्टी में वो धंस जाता है। इसी प्रकार जब ठंडी बहुत पड़ती है तो बाहरी वातावरण की ठंडक की तुलना में पृथ्वी के अंदर कुछ गर्म ही रहती है, इसलिए फिर वो पृथ्वी के अंदर मिट्टी में मेढक धंस जाता है। तो कह रहा इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन व ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मेढक गर्मी और ठंडी में नहीं दिखता है। गर्मी और ठंडी से बचने के लिए ये मिट्टी के अंदर धंस जाता है। जब सर्दी में मिट्टी के अंदर धंसता है तो धंस करके निष्क्रिय पड़ा रहता है ठंडी में जमीन के अंदर, तो इसे शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। और गर्मी में मिट्टी के अंदर निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है तो इसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। ये दो चीज़ें आप मेढक के बारे में जान पाए और ये पूछी जा सकती हैं। अब आगे आ जाता है वाह्य आकारिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।